ना पुरजे उड़े न किसी के ताजो तख्त गिराए गए। इंतखाबात केस सुनते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन पार्लियामान अब भी जोर आजमाई पर आमादा है। अदालत को बता रहा है कि इसका फैसला माना तो जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से। आज अदालती समाअत के बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया और यह पैगाम दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले 180 वोट लेकर पार्लियामान का एतमाद हासिल किया और इसके बाद धुआंधार तकरीर की। वज़ीर आज़म ने अदलिया पर इल्जामात लगाए और अदालत के तर्ज अमल पर सवाल उठाए। शहबाज शरीफ ने कहा, हाउस ने इन्हें एतमाद का वोट दिया। हाउस का यह फैसला इंतखाबात के सुनने वाले 3 रुकनी बेंच के लिए है। वो नाअहल तो हो जाएंगे, लेकिन पार्लियामान का मान नहीं तोड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना को इंसदाफ की बजाय सीना जोरी करार दिया। साथ ही यह भी कहा कि अदालत के हुक्म पर वो अपोजिशन से मुज़ाकरात तो करेंगे, लेकिन इन मुज़ाकरात का सिर्फ ये एजेंडा होगा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज कराए जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इंतखाबात केस की समाअत की और बरादराना रवैये का मुजाहरा किया, बुर्दबाना रवैये का मुजाहरा किया। अदालत ने कहा, मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकते, सिर्फ आइन पर अमल चाहते हैं ताकि तनाज़े का हल निकले। पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील फारूक एच नाइक ने कहा, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा है। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ की कमेटी को मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता दावत भी दी गई, जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम में हुकूमत और तहरीक इंसाफ वफ्द के मुज़ाकरात हुए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल हैं। हुकूमती वफ्द में इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और किश्वर ज़हरा शामिल हैं। PTI तो मुज़ाकरात पर आमादा भी एक नजर आती है, लेकिन PTI के एक नशिस्त वाले इत्तेहादी शेख रशीद समझते हैं कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। राय के इस कशमकश का मुजाहरा मीडिया के सामने भी किया गया। फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात को खुशामदीद कहने का बयान दिया, लेकिन शेख रशीद ने कहना शुरू कर दिया, मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यह बयान सुनकर फवाद चौधरी वहां से चले गए। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन भी मौजूद है और हमारा फैसला भी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक न हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। अब अदालत तो बहुत ही नरम रवैये का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन सियासतदान इस नरमी का फायदा उठाने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात पर आमादा तो है, लेकिन मुज़ाकरात अपनी शराइत पर चाहते हैं। फजलुर रहमान ने आज भी मुज़ाकरात की शर्त को अदालती हथौड़ा करार दिया। बिलावल भुट्टो बयान दे चुके हैं कि बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने तो फैसला देने वाले जजेस को पार्लियामेंट में इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने का मुतालबा भी किया, जबकि इमरान खान जिनसे मुज़ाकरात होने हैं वो भी मुज़ाकरात को जाल करार दे चुके हैं। आज जबकि अदालत ने सियासतदानों को एक नतीजे पर पहुंचने का मौका दिया है तो इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हुकूमत में शामिल जमातें इसे जिद और अना का मसला बना चुकी हैं। ये भूल चुकी है कि पाकिस्तान किसी हुक्मरान की जिद और अना से ज्यादा अहम। कोर्ट सियासी बहरान से बचना भी चाहती है और आइन पर अमल भी कराना चाहती है। यही रवैया सियासतदानों को भी इख्तियार करना होगा। तहम PDM के अब तक के रवैये से यही लगता है कि इसे किसी हादसे का इंतजार है। हम बात करेंगे इसी हवाले से अली मोहम्मद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा, इस वक्त के बाद। वक्फे के बाद हाजिर हैं अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन भी नहीं दी है, तारीख भी मुकर्रर नहीं की है, फ्री हैंड दिया है सर आपको मुज़ाकरात करने के लिए। तो सर मुज़ाकरात करें, इस मामले को मंतिक़ी अंजाम तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुले दिल का मुजाहरा किया है, बॉल आपके कोर्ट में डाली है। आप जो वापसी की शॉट है अब किस तरह मारेंगे? बहुत शुक्रिया अली भाई, आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद रसूल खातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे ख्याल में मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ वकील मैं आज खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि एक मौका आज सियासतदानों को तारीख ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक और मिला है कि हम अपनी तारीख दुरुस्त करें। अपना मसला अली हैदर खुद हल नहीं करेगा। जब हमसाए आएंगे जो भी फैसला होगा अली हैदर कभी उससे खुश नहीं होगा, क्योंकि अली हैदर को पता है कि उसके मसले का हल क्या है, क्योंकि तकलीफ अली हैदर को होनी है।
ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। सियासी मसाइल का हल हमेशा सियासतदान के पास होता है, अगर वो काम करे या उसको काम करने दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जैसी मजबूत छत्र छाया आपको मिली है कि वो आपको कह रही है बैठो, मसला हल करो, अदरवाइज फिर लॉ विल टेक इट्स कोर्स। और अली हैदर साहब, आपको पता है कि जो वो आपने अक्सर देखा होगा कि जो जस्टिस के लिए जो पिक्चर यूज होती है कि जो एक कानून का, तो उसमें उसकी आंखों पे पट्टी होती है। सही। वो इसलिए होती है कि उसको ये ना लगे कि सामने कोई अली मोहम्मद एक्स मिनिस्टर बैठा है, या कोई सामने कोई आम आदमी जो रेडी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, या कोई अली हैदर साहब जैसा नामवर साफी है, या कोई आम किसी के घर का कोई ड्राइवर है। वो आंखों पे पट्टी इसलिए होती है। तो आईन जब हरकत में आता है तो फिर वो सियासी लवाजमात को नहीं देखता, वो सियासी मजबूरियों को नहीं देखता। फिर उसने व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग इट विल रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। तो वो जब डेस्टिनेशन की तरफ बात जाएगी फिर तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अली साहब, इसका हल ये है ना कि आपका मानना जरूरी है। अब यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है, जो मैंने हमारे से पहले वकील भी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, सवाल ये पैदा होता है कि अदालत ने कह दिया है, जी अदालत ने कह दिया जनाब कि आप आपस में बात कर लें। अब आपस में बात करने का मकसद यह है कि 13 जमातें एक बात पे मुत्तफिक है, आप मुत्तफिक नहीं है। अदालत मानेगी मेजॉरिटी का फैसला, एक आप अकेले का फैसला तो नहीं मानेगी ना सर। वो 13 कहते हैं जनाब हम मुत्तफिक हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? 13 के साथ 13 और ले आए, वो नहीं मैटर करता। 100 जमातें ले आए, वो नहीं मैटर करता। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप तारीख की किस साइड पे खड़े हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये मेरे पास ये आईन पाकिस्तान की कॉपी ये आईपैड में पड़ी है, आपके पास भी होगी, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें आर्टिकल 224 कहता है कि जब आपकी असम्बलियां डिसॉल्व होंगी आप 90 दिन में इलेक्शन करेंगे। अब मसला ये है कि 90 दिन में इलेक्शन मौजूदा हुकूमत को और उनके दोस्तों को सूट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही वो जाएंगे उधर से फौरी तौर पे आपको एक जनाब रिजल्ट मिलेगा कि 2/3 से इमरान खान को भेज देना है अवाम ने वापस। हमें लगता ये है, जो हम अवाम का मूड जो हम चेक कर रहे हैं। अब इससे बचने के लिए रास्ते और हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। बाकी तो सिंपल सी बात है कि आपने इलेक्शन करना है, अवाम के पास जाना है, अल्टीमेटली आपने इलेक्शन करना भी है। क्योंकि अगर 8 अक्टूबर इनकी डेट को ले लें, रफली बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट डेट्स की बात नहीं कर रहा, तो जो 8 अक्टूबर की डेट उन्होंने दी भी है, अगर उस पर आप ले लें बात, तो आपको 8 अक्टूबर से कम 60 दिन का पीछे गैप देना होगा। क्योंकि आपको 8 अक्टूबर पे इलेक्शन कराने के लिए केयर टेकर सेटअप को 60 दिन का क्वेश्चन देना है, 60 दिन का टाइम देना है, आईनी टाइम। तो वो फिर आप चले जाएंगे 8 अगस्त तक चले जाएंगे, क्योंकि 8 अगस्त से पहले पहले ये हुकूमत खत्म होगी। तो केयर टेकर सेटअप को 2 महीने मिलेंगे कि वो 8 नहीं सर, आप मेरा नुक्ता नहीं समझे, आपको सवाल ही नहीं था। सवाल मेरा पॉइंट ये है जी, सर मेरा पॉइंट ये है कि जो सियासतदान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2-3 महीने का इख्तिदार अगर आपको ज्यादा मिल भी जाए और उसमें आईन भी आपके पैरों तले रौंदा जाए, सिस्टम भी एट स्टेक हो जाए, और मसला ऐसा पड़ जाए कि अगर फर्ज करें अब आईन पे अगर आप अभी जाते हैं और आप अपने सिस्टम को एक नुक्ते पे लेके नहीं आते कि एक जगह आपने इलेक्शन करना है, तो फिर आपका पंजाब का तो इलेक्शन पहले होना है। यहाँ पे मियां साहब को, शहबाज साहब को, जरदारी साहब को, इन सबको सोचना चाहिए कि क्या आप पाकिस्तान के सिस्टम को एक ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशन में लेके जाना चाह रहे हैं कि जहां पे अभी सूबाई का पहले हो जाए। वो अपना सोच रहे हैं ना सर, वो अपना सोच रहे हैं और उनके पास एक दलील है। आना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ बात आइन की नहीं हो रही, बात ठीक आइन ही सुप्रीम है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक तो 14 मई का ऑर्डर है और साथ में आज के रिमार्क है। आज का सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जनाब हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के बात कर लें और जो डेट आपकी डिसाइड हो वो ठीक है, मंजूर है हमें। अब आपसे मुराद है तमाम सियासी जमातें। अब उन तमाम सियासी जमातों में आप भी हैं, बकिया 13 भी हैं। सवाल मेरा यह था कि बकिया 13 एक डेट पे राजी हो जाए, आप ना हो, तो सर वो पलड़ा तो उनका भारी रहेगा ना, क्योंकि वो 13 हैं, आप एक हैं। तो इधर पीछे फिर 2/3 अवाम भी है। देखें ये बात नहीं है, वो 13 है लेकिन वो हुकूमत में बैठे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि, वो तो ये भी चाह रहे हैं कि आप अगले 2 साल इलेक्शन ना करें, तो क्या उनकी मर्जी पे मुल्क को चलाएं या आईन पे मुल्क को चलाएं? ये तो बात नहीं है कि 13 ये कह रहे हैं और एक जमात नहीं है। ये अपोजिशन है जो जेन्युइन अपोजिशन है, जो असल में आपकी आज की भी आपकी अगर आप देखें तो जेन्युइन हुकूमत जो होनी चाहिए थी वो हमारी होनी चाहिए थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है 130-125 सीटें लेने वाली जमात को बाहर बैठा के माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। ये 80-85 से ज्यादा सीटें तो नहीं है नून लीग की, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये 13 जमात एक जमात की बात नहीं है, ये बात आईन की है कि एक जमात कह रही है या अपोजिशन कह रही है
आइन के मुताबिक इलेक्शन करें, चाहे वो सूट करता नहीं करता। आइन के मुताबिक तो हो भी नहीं सकते ना सर, 90 दिन तो वैसे ही गुजर गए, अब तो आइन के मुताबिक चाह के भी नहीं हो सकते। होगा। अच्छा चलो ठीक है। अब सर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा, सर आप वकील भी हैं, 2 सवाल इकट्ठे ले लीजिएगा, इकट्ठे 2 सवाल ले ले, आप वकील भी हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की भी बात करें, उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातें, अब उसमें आप भी आ गए, बाकी भी आ गई जो बड़ी जमातें जितनी भी हैं। अब उन जमातों का मुत्तफिक होना जरूरी है, उसमें से मेजॉरिटी का फैसला हो गया कि जनाब ठीक है ये डेट सूट नहीं करती, आपका फैसला कुछ और था। तो मैं टेक्निकल नुक्ता पूछ रहा हूं बतौर वकील, आपने सियासी कारकुन के जवाब नहीं देना सर, बतौर वकील अदालत किसको मानेगी सर? देखिए अदालत आइन को मानेगी, अगर तो आपने बैठ के हल करना है तो फिर जिरगा या जो आपकी डायलॉग होती है, जो पंचायत होती है, वो तब होती है जब सब मान जाते हैं। सबसे बड़ी स्टेक होल्डर वो जमात है जिसकी हुकूमत गिराई गई, रात के 12 बजे अदालतें खुली, सो मोटो हुआ, हमारी हुकूमत खत्म हुई, हमारे बंदों को सिंध हाउस में बुला के उनकी जमीर खरीदे गए और एक आर्टिफिशियल सिस्टम के तहत एक चलती फिरती ठीक ठाक 6 की जीडीपी पे जाने वाली हुकूमत को गिराया गया। आज आपका मुल्क जो है वो 1-2 की जीडीपी पर रुल रहा है, रिस रहा है, तबाह हो रहा है। अब मुझे नहीं पता आज शहबाज साहब कैसे कह रहे हैं हमें टाइम दो, किससे टाइम मांग रहे हैं? टाइम तो आपका गुजर गया, साल आपका गुजर गया, आपने और टाइम मांगना है तो अवाम से जाकर टाइम मांगे, वो आपको दे देंगे 5 साल का टाइम। लेकिन अवाम की बात करते हैं, आपको 3 रातें नींद नहीं आती। ये तो हालत है इनकी आज की सियासी रहनुमाओं की। ये जो हुकूमती लोग बैठे हैं अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं, क्रेडेंशियल है हमारे, कोई कहता है हमारा हम पाकिस्तान बनाने वाली जमात है, कोई कह रहा है हम आइन बनाने वाली जमात है। पाकिस्तान का भी कबाड़ा कर रहे हैं, आइन को भी आप पैरों तले रोंद रहे हैं। आइन कह रही है आप 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें, तो अगर ये राजी नहीं होते फिर तो आइन के मुताबिक आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आपने कहा 90 दिन का टाइम फ्रेम पूरा हो गया, अब वैसे भी गैर नहीं, अगर आपने इलेक्शन की तरफ जाना है इस 90 दिन के गैप वाले आइन को पूरा करते हुए, आर्टिकल 224 की बात कर रहा हूं, तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि हाँ इन्होंने अब इलेक्शन की तरफ जाना है, तो आर्टिकल 254 के तहत आपको कवर मिल जाता है कि सिर्फ तो कुछ दिन के गैप से आपका काम गैर आईनी नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि नहीं हमने इलेक्शन ही नहीं करना और हमें 2 साल या 2 महीने या 4 महीने और दे दे, वो उसमें आइन की गुंजाइश नहीं है। उसके लिए फिर सबको बैठना पड़ेगा कि आपने किस डेट पे करना है। मैं दोबारा आपको वो बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो कट ऑफ टाइम है इस हुकूमत का, जुलाई का एंड है, जुलाई के एंड के बाद इस हुकूमत का अपना प्रॉपर टाइम वैसे ही खत्म हो जाना है। तो बीच में महीने कितने रह गए हैं आपका? ये अप्रैल तो गया खत्म, मई जून जुलाई, ये 3 महीने हैं इस हुकूमत के। बाकी तो बात ही, मतलब 3 महीनों के लिए आपने पूरे आइन को एट स्टेक डाला हुआ है। या तो फिर आपका शायद मतलब ये है कि आप इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। और एक अली इधर एक और बात भी मैं आपको, ये सर अभी तक समझ नहीं आया वैसे आपको कि वो वाकई नहीं कराना चाहते, वो वाकई नहीं कराना चाहते। आपको मैं बात कर दूं सर, एक और भी मैं आपको बात कर दूं कि फौरी आपके सामने एक चीज सामने नजर आ रही होती है, एक होती है बियॉन्ड टाइम्स। आज तारीख में किन के नाम जिंदा हैं? आज तारीख में जस्टिस मुनीर का नाम जिंदा नहीं है, आज तारीख में जस्टिस कॉर्नेलियस का नाम जिंदा है, जस्टिस कियानी साहब का नाम जिंदा है। तो अली हैदर साहब, आज अगर आप तो शुक्र अदा करें, आपसे मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आज भी इस मुल्क में जहां ताकत सर चढ़ के बोल रहा है, जहां लोगों की कोई गारंटी नहीं है इज्जत जान माल की, जहां अरशद शरीफ के बच्चों ने ये ईद अपने बाप के बगैर गुजारी है, जहां जिले शाह की मां ने ये ईद अपने बेटे की हरकतों, उसकी प्यारी मासूमाना हरकतों के बगैर उसके बाप ने, उनकी वालिदा साहबा ने ईद गुजारी है, उस मुल्क में आज भी कुछ अता बंदयाल साहब जैसे कुछ लोग मर्दे और मौजूद है जो खड़े हैं। तो आप तारीख में विंडिकेट हो ना। अभी अगर आपका फर्ज करें ये किसी पैचअप पे हम नहीं पहुंचते, सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक फैसला तो दे चुकी है, आप तारीख में विंडिकेटेड है। 50 साल बाद लोग याद रखेंगे, 100 साल बाद याद रखेंगे, 200 साल बाद याद रखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में कुछ जज ऐसे भी थे कि जब ताकत का सरचश्मा किसी और तरफ जा रहा था, जो अमूमी नजर आता है वो ताकत, और जब सब लोग एक तरफ खड़े थे तो अवाम और कुछ हक परस्त एक तरफ खड़े थे। आप तारीख में विंडिकेट हो, छोड़ें कि आपको अभी लोग क्या इंप्लीमेंट ना भी हो, आप तारीख में विंडिकेट हो और होगा इंप्लीमेंट। 190 आर्टिकल आईन पाकिस्तान अगर मौजूद है, जो कि है, और मुअत्तल नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई मार्शल लॉ नहीं है, आर्टिकल 190 के तहत फौज, पुलिस, सारे इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आज भी चीफ जस्टिस ने एक्सट्रीम सब्र और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, जो अच्छी बात है। मैं समझता हूं उन्होंने आज एक बार फिर सियासी ताकतों को मौका दिया है कि इससे पहले कि आईन अपनी ताकत से सर चढ़ के बोले, आप मेहरबानी करके अपने मसाइल का हल अपने घर में तलाश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने, उनसे लेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। शुएब साहब शुक्रिया आपके। सर, जो एतमाद का वोट लिया है वज़ीर आज़म साहब ने,
और उससे उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इसके साथ साथ ये भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उनको नाअहल अगर करते हैं तो कर दें, नाअहली का खतरा भी मुझे नहीं है, करना है तो कर दें सर। ये बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो जरा इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। इनको कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली बदकिस्मती से पीडीएम और इत्तेहादी जमातें एक माफिया का रोल अदा कर रही हैं। जिस तरह वो पिछले 2 महीने 3 महीने देखें, 3.5 महीने गुजर गए, असेंबलियां रिजॉल्व हो गई, 3 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होना था। अच्छा। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो अनरिप्रेजेंटेटिव है, और नॉमिनीज के जरिए इदारे हुकूमतें चलाई जा रही हैं, खा पंजाब हो या केपी के हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है? वेरी सिंपल, एक सेंटेंस में अगर मैं कहूं तो उन्होंने कहा है कानून के मुताबिक इलेक्शन करा दो। और उसके ऊपर ये जो तूफान खड़ा किया हुआ है, बेसिकली एक ट्राइका है जो आपस में मिली भगत करके इस इलेक्शन के प्रोसेस को वो कंप्लीट नहीं होने देना चाहती। हमारे एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये तमाम इत्तेहादी जमातें जिनको ये इख्तदार मिला है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कासिम रूडी की रूलिंग के खिलाफ ये फैसला ना होता, डिसॉल्व असेंबली बहाल ना करती कोर्ट, तो ये तो कहां से इख्तदार लेते? इसी आइन से वो इख्तदार लेके बैठे हैं, इसी जजमेंट, इसी बेंच के जजमेंट के जरिए ये बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन कराओ, तो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। और मैं समझ अच्छा, तो जब ये कहते हैं सर कि हमें आपने नाअहल करना है तो भले कर दे, तो ये इतनी एक्सट्रीम पोजीशन सर ले रहे हैं, क्या नाअहली भी पॉसिबल है इसमें? देखें, पहली बात तो यह है कि इस एतमाद के वोट ने उनको कोई इफेक्ट नहीं करना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना कोर्ट की प्रोसीडिंग को। क्या एतमाद के वोट के जरिए आप आइन को आप तब्दील कर देंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या एतमाद का वोट लेके या ये तकरीरें और करारदादें करके क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप नलीफाई कर देंगे? नहीं हो सकता। अच्छा। इसलिए जिस दिन भी कोर्ट ने ये फैसला किया, क्योंकि कोर्ट ने आज भी कह दिया है कि ये हमारी सिर्फ सजेशन है, हम नहीं कह रहे कि आप मुज़ाकरात करें। ये तो देखें, अटॉर्नी जनरल लेकर आया था कि जनाब हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए। नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जजमेंट में कायम है। और whosoever will violate the orders of the Supreme Court, he will be facing the contempt proceedings, और इनके खिलाफ सबसे पहले contempt है। अच्छा सर, ये एक और बात भी की जाती है कि उन जजेस को जिन्होंने फैसला किया, आज तकरीरों में भी उन्होंने बात की कि उनको कटहरे में खड़ा करें, फिर पुछमासी के हवाले भी दिए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि ये जो इस्तेहकाक कमेटी है, ये क्या पार्लियामेंट का कोई ऐसा इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ओवर द रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये इस्तेहकाक कमेटी उनको समन कर सके, बुला सके? किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं रखती। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें करने जा रहे हैं। अच्छा। ये प्रेशराइजिंग सिर्फ टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी कोई लीगल वैल्यू कोई नहीं है। जिस दिन इनको कॉन्टेम्प्ट नोटिस आएगा, वो तनवीर इलियास साहब भी बड़ा कहा करते थे, वहाँ क्या नाम है उधर आजाद कश्मीर के बड़ा धुआं निकाल रहे थे जजेस का, आधे घंटे के नोटिस पे वो फारे होकर घर चले गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ी सॉफ्ट पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट अगर वो मुजाहरा कर रही है जुडिशियल रेस्ट्रेंट का, वो इस लेवल पर, इनके लेवल पे नहीं आना चाहती, तो ये उनकी ग्रेटनेस है। बट इट डज नॉट मीन कि आप सुप्रीम कोर्ट की तौकीर के साथ खेलें। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब आ जाती है, आर्टिकल 184, आर्टिकल 187, आर्टिकल 189, 190, ये पाबंद करता है तमाम इदारे शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये पाबंद है उनके मुताबिक चलाने के, उनकी हेल्प करने के, उनके साथ ताउन करने के, उनकी अच्छा, एक और सवाल का जवाब दें शोएब साहब। ये 13 अब सुप्रीम कोर्ट ने देखे कोई टाइम बार नहीं रखा, इसको कहा कि जनाब आपस में बात कर ले, मुज़ाकरात कर ले, हमें कोई मसला नहीं है। 13 जमातें एक फैसले पे मुत्तफिक हो जाती है, एक नहीं होती है, वो पीटीआई। 13 जमातें कहते हैं ठीक है अक्टूबर में, पीटीआई कहती नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपस में फैसला करें। तो सुनी किसकी जाएगी एट द एंड ऑफ द डे? 13 जमातों की सुनी जाएगी, जो एक जमात जो कह रही है मैं नहीं मानती? देखिए ना, मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ना। जो मेजर पोर्शन है, मेजर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, देखें यहाँ मेन दो हैं पीटीएम में, या यहाँ इत्तेहादी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है मेनली, तो उनके 3-4 बाकी सीटें, उनका तो कोई इफेक्ट नहीं है वल्ला फजलमान का। और वहाँ बाप पार्टी है जो मेनली वहाँ बलूचिस्तान में है। अगर ये 3 पार्टियां राजी हो जाती हैं तो देयर विल बी एंड ऑफ दिस इशू। ज़ाहिर है वो असेंबली डिसॉल्व इन्होंने करनी है,
तो वो मेजॉरिटी की तरफ से इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि जी ये हो गया है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बन जाएगा। जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बन जाएगा तो देन इट विल बी डिसाइडेड। इस पर किसी किस्म का कोई बाम नहीं है, कोई 2 पार्टियां नहीं मानती, 4 नहीं मानती, तहरीक लब्बैक कल कहती है हम नहीं मानते, फर्ज करो जमात इस्लामी कहती है हम नहीं मानते, मौलाना फजल रहमान कहता है हम नहीं मानते, या कोई ऐसी पार्टी है जिसकी 1 या 2 या 4 सीटें वो नहीं मानते, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, पीएमएल है, अगर वो किसी नतीजे पे पहुंच जाती हैं और पीटीआई के साथ बैठ के, तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान अगर पैक्ट हो जाता है तो दैट विल बी उसमें, यानी इसको कैटेगोरिकली देखें तो पीटीआई नहीं मान रही सर, बाकी जमातें मुत्तफिक हैं, वो कहती हैं 14 मई नहीं, अक्टूबर या उसके दरमियान की डेट। तो इसके मतलब पीटीआई का नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी 13 जमातें जो फैसला करने अदालत कबूल कर लेगी, राइट? नहीं, ये नहीं होगा। देखें ये तो 2 पार्टियां हैं इस वक्त, एक है हुकूमती इत्तेहाद, एक है पीपल्स पीटीआई, यानी पीटीआई इज द ओनली अपोजिशन पार्टी, दूसरी तरफ है हुकूमती इत्तेहाद। इत्तेहाद के अंदर अगर कोई एक पार्टी नहीं मानती तो फिर तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर पीटीआई नहीं मानती, फर्क कोई नहीं पड़ता। पार्लियामान की तो इशू नहीं है, इशू ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल डिसीजन के लिए ये जरूरी है कि हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई की तो पटिशन थी, पीटीआई वाज ए पटिशनर बिफोर द कोर्ट, पीटीआई के तो हक में जजमेंट आई नहीं, लेकिन सर बात यह है ना कि अदालत ने अब ऑर्डर में या अपने तजवीज में कहीं ये नहीं कहा कि पीटीआई नहीं मानेंगे तो पीटीआई का मानना जरूरी है, उन्होंने कहा सियासी जमातें माने, उन्होंने ओवरऑल सियासी जमातों की खैर बात की। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुएब शाहीन साहब हमसे बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर जनाब राना हसन अफजल साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर हाउ डू यू इंटरप्रेट आज की जो कार्रवाई है, उसको कैसे आप देखते हैं? मैं यही सवाल पहले एक माहिर कानून से कर रहा था और यही सवाल इससे पहले मैंने पीटीआई के रहनुमा से किया कि अदालत ने तो कह दिया कि आप जनाब ऐसा कीजिए, आप जाइए मुज़ाकरात कीजिए और मुज़ाकरात करके खत्मी तारीख का फैसला कीजिए। अब 13 जमातें अगर मान जाती हैं, किसी मुत्तफिक हो जाती हैं जो कि ऑलरेडी हैं, बट फॉर द सेक ऑफ इट वो फिर भी दोबारा मुज़ाकरात के होते हैं, और एक नहीं मानती है, किसका फैसला प्रिवेल करेगा सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये बड़ा अहम सवाल है, आपने पिछले प्रोग्राम में भी ये उठाया था कि जो पिछली जो कार्रवाई की गई थी उससे ऐसा तासुर मिल रहा था और बड़ा क्लियर कट मिल रहा था कि अगर आप पीटीआई को मना लेंगे तो इलेक्शन जुलाई में हो जाएगा और 90 दिन का मामला ख़त्म हो जाता है, और अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर जो है वो 14 मई की जो डेट है वो बरकरार रहेगी। और ये बड़ा अजीब सा तासुर था और मैंने कहा था ये चीज़ हजम नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का जो है वो डायरेक्शन दे रही है। तो मेजॉरिटी जो पार्टीज हैं उनका तो बड़ा वाजे एक कंसेंसस है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो, ये अपनी आईनी मुद्दत जो वफाक है वो मुकम्मल करे और जो 2 सूबाई हुकूमतें हैं और सारे पाकिस्तान में केयर टेकर हुकूमत के नीचे अक्टूबर के अंदर जो है इलेक्शंस हो जाएं। आज भी यही हमारा मौक़िफ़ है, लेकिन इस चीज़ के बावजूद कि पीडीएम के अंदर जो है वो कुछ जमातें साहब एक चीज, क्योंकि टाइम भी कम है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ क्योंकि मुज़ाकरात जो आज के पहला दौर था मुज़ाकरात का आज, कुछ उसके बारे में इफ यू प्रिवी टू द सिचुएशन, क्योंकि कहा यह जा रहा है तहरीक इंसाफ कहती है जनाब जुलाई से बाद हमें नहीं कबूल, जुलाई तक आप असम्बलियां तहलील कर दें तो इट्स फाइन। क्या कोई ऐसी बात हुई है सर? नहीं, अभी तो ये कमेटी ने बैठना है। जो असद कैसर साहब के साथ मुलाकात हुई उसके अंदर तो उन्होंने कहा मैं ऑथराइज नहीं हूँ, तो अब ये सेनेट में तो मामलात आगे बढ़ेंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। हमारा मौक़िफ़ ऑफ पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन भी इसके ऊपर है कि होगी ना सर, मैं इसीलिए उस पे बात कर रहा हूं बिकॉज़ फर्स्ट मीटिंग हैज बीन कमेंस्ड टुडे। नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उस मीटिंग की नहीं है। अच्छा ठीक, तो सर आप चले आपकी तरफ से क्या, मतलब जमात की तरफ से क्या एजेंडा है उस कमेटी को, मतलब क्या मैंडेट है उस कमेटी को? देखिए हमारा तो मौक़िफ़ ये है और हम इसी मौक़िफ़ के साथ उस कमेटी में गए और यही बात की कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो जाए, तो हमारा तो वहाँ भी यही मौक़िफ़ हमने रखा होगा बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि यही मौक़िफ़ वज़ीर आज़म का भी है, यही काबीना का मौक़िफ़ है, यही पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है। अच्छा ठीक है राणा साहब, मैं इंतहाई मशहूर हूँ सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हाँ जी नाज़रीन, आपका जो मुल्क है और जो मुल्क की आवाम है ना वो पाई पाई को तरस रही है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कि गर्दन तक कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज़ में एक ज़ोहराना दिया, यानी दावत की है। अच्छा, मैं आपको आज की दावत के पहले तो खाने गिनवाऊंगा। 6 किस्म के रंग बिरंगे खाने, टेबल सजे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं। दोपहर के खाने में बारबेक्यू था,
फिरनी थी, हलवा था, फ्रूट चाट थी, मतलब मैं गिनवाता जाऊंगा खत्म नहीं होगा। अब वजीर आजम का ये जोहराना, जो कि खुद कहते हैं हम किफायत जारी करना चाहते हैं, हम उसके तहत सरकारी दावतों में वन डिश का ऐलान करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब कि आप अपने कपड़े तक बेच देंगे, हम आवाम को आटा देंगे, यानी दूसरों को नसीहत करते हैं, खुद मियां फसीहत होते हैं। सरकारी खजाने का ऐसा बेदरेग इस्तेमाल किया गया, ये अपने पल्ले से किया होता, मैं आज प्रोग्राम न कर रहा होता। ये आपका और मेरा पैसा था जिससे ये लंच उड़ाया गया है। ये पूरी जो दुनिया में भीख मांगी जाती है ना, और भीख मांगने के बाद कहा जाता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो सर बेगर्स अय्याशी भी नहीं करते आवाम के पैसे पे। बेगर्स जो है यानी जो गदागर होते हैं ना, वो फिर बड़ी मुफलिसी की और बड़ी कसमपुरसी की, बड़ी आजिज़ी की जिंदगी गुजारते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा नाजरीन, ये वो फुल स्क्रीन करें ना, जरा दिखाएं जो देगे आ रही हैं, जो खाने पकाए जा रहे हैं जनाब। हाँ जी, ये दावतें उड़ाई जा रही हैं। क्यों? अदालत ने कहा मुज़ाकरात करो। अदालत ने यह नहीं कहा कि आवाम के खर्चे पे, आवाम के टैक्स के पैसों पे आप दावतें उड़ाओ। ठीक है, आप मुलाकातें करो, आप बैठो, मगर उस आवाम का मजाक मत उड़ाओ जिसकी तस्वीर थोड़ी ही देर में नाज़रीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मुझे कोई मसला ना होता, यकीन कीजिए, अगर एक उभरती हुई इकॉनमी का, अगर एक स्टेबल इकॉनमी का प्राइम मिनिस्टर ये सब कुछ कर रहा होता, मैं बिल्कुल भी इस पर बात ना करता। लेकिन जो आपको मैं अगले विजुअल्स, जो आपको अगली तस्वीर में नक्शा खींचने जा रहा हूं ना, जब आप वो देखेंगे तो आप भी वही नोहा पढ़ेंगे जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं। नाज़रीन, मेरे सामने इस वक्त मुतादो शुमार है। आपको मैं बताऊं कि इस मुल्क का GDP जो है वो किस तरह नोज डाइव में जाकर गिर गया है। आपके मुल्क के अंदर सनत खत्म हो चुकी है। आपके मुल्क की शरह नमो जो है वो 0.08% रहने की पेश गोई है। हम 6% से गिरे हैं। जो कहते हैं ना, सुरैया ने आसमान से जमीन पे हमको दे मारा, उसका मिज़दाक हम 0.8 पर आ चुके हैं इस वक्त नाज़रीन। हमारी महंगाई की शरह 47.23 हो चुकी हुई है इस वक्त, और इसमें जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसकी तो 44 से भी ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके मुल्क में जहां पे बात होती है जनाब के हमसाया मुल्क ने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं नाज़रीन। भारत ने अमेरिका में गूगल ने एक कंपटीशन जो है वो अरेंज किया, और उस कंपटीशन का नाम था गूगल कोड, यानी गूगल के कोड्स जो है वो लगाने थे कंपटीशन में। बड़ा हैवी कंपटीशन होता है वो। भारत उसमें 6ठे नंबर पे है। बांग्लादेश उस कंपटीशन में 29वें नंबर पे आया है। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान भी कहीं आसपास होगा। पाकिस्तान का नंबर था 1333वां। यानी हमारे मुल्क में तालीम की यह हालत है कि बांग्लादेश और भारत से हम कहीं ज्यादा पीछे हैं, और बातें करते हैं जनाब हम कि हम उनको दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बताता हूं। यह आज की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ गया है। स्कूल से बच्चे, मां बाप ने बच्चे उठा लिए स्कूलों से, उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। ये उस मुल्क का वजीर आजम दावतें उड़ा रहा है जिस मुल्क के बच्चों के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है। ये उस मुल्क में पुरतकल्लफ जोहराने दिए जा रहे हैं। आपके मेरे मुस्तकबिल का इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन नहीं होने हैं, एक डुगडुगी बजाई हुई है पिछले 8 महीनों से इन्होंने, और उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं आपके मेरे। और हाल देखिए आवाम का। मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा। ये आईना बड़ा बुरा होता है नाजरीन, ये आईना बड़ी जालिम चीज है। इसमें अपना अक्स जब नजर आता है तो घिन आने लगती है, क्योंकि अगर शक्ल बुरी हो तो आईना उसको ठीक नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको आईना दिखाऊंगा। अच्छा जनाब, यहां पे बेरोजगारी के खौफ से आपके मुल्क का हुनरमंद तबका, पढ़ा लिखा नहीं, हाईली स्किल्ड पर्सनल, वो चला गया इस मुल्क से। पिछले साल में 7.5 से 8 लाख इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स, वो लोग चले गए हैं मुल्क छोड़ के। आपके मुल्क में खुदकुशियों की शरह वो बढ़ गई है। ये मैं आपको कुछ मजीद स्टैट्स देता हूं। यहां पे जनाब आपके GDP नीचे। अच्छा हाँ, महंगाई के बाद स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ गया है। पहली से 5वीं तक के बच्चों में शरह 28 से 30% है। वो बच्चे ने 5वीं क्लास पार नहीं की। वो कहता है मैंने, ये जो बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ है ये क्या करेगा? इससे आखिर रोजगार तो कमाना है ना। ये जो गलियों में आपको जुर्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कल को ये उस जुर्म का हिस्सा बनेगा। कल को ये किराए 1500 रुपए किराए पे पिस्तौल लेके चोरियां और डाके मारता फिरेगा। ये बच्चा जो आज 5वीं क्लास से निकाला गया है या उठा लिया गया है क्योंकि उसके बाप के पास फीस जितने पैसे नहीं थे, ये कल को आपके लिए अजाब बनेगा। ये 2 नंबरी करेगा, ये जुर्म करेगा। फिर आप कहेंगे जनाब कि लोग अपने बच्चों को की तरबियत अच्छी नहीं करते। नहीं, ये रियासत की जिम्मेदारी थी।
आगे बढ़े जनाब। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, ये उस मुल्क के वजीर आजम की दावत थी जिस मुल्क के वजीर आजम से डॉलर नहीं समझ रहा। वो दो वजीर खजाना तब्दील कर चुका है। यही ताना इमरान खान को देते थे ना, 2 वजीर खजाना तो आप भी तब्दील कर चुके हैं सर, और आपसे डॉलर नहीं समझ पा रहा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान के बारे में जो कंट्री रिपोर्ट जारी की है वो सुने और अपना सर किसी दीवार में हम मारें फिर। महंगाई 30.3%, डॉलर 302 और शरह सूद 23% तक पहुंच जाएगी। 302 तो वैसे ही बड़ा कातिल नंबर है। डॉलर चला गया 302 पे, महंगाई आपका शरह सूद 23% पे चला गया। आपको कंपैरिजन यहां पे लोग नहीं बताते नहीं है। आप कभी जाएं, चंद एक ऐसे कंट्रीज हैं जो कि जिन्होंने जानबूझ के शरह सूद ऊपर रखी होती है, उनकी इकोनॉमी जरा डिफरेंट होती है, मगर तरक्की याफ्ता कंट्रीज की ममालिक की शरह सूद क्या होती है पढ़े कभी जाके। पाकिस्तान को आइंदा 4 साल में 77.5 अरब डॉलर कर्ज लौटाना है, जबकि डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF का नया प्रोग्राम उनको लेना पड़ेगा। जी हां, ये इस वजीर आजम के का कशकोल ये दस्तरखान था जो कशकोल लिए पूरी दुनिया में फिरता है। नाज़रीन, अब आपको आगे बताते हैं जनाब। पेट्रोल 282 रुपए लीटर हो गया, बिजली फी यूनिट 14 रुपए 24 पैसे महंगी कर दी गई। मुबारक हो जी आपको। गैस मीटर का जो किराया है वो भी आपको मैं बताता हूं क्या होता है। अब आगे बढ़े जनाब। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपको बता दिया। अब IMF के लिए क्या कहते थे शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको इनके जरा अब बयान सुनाता हूं। अब आता हूं इनके अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज की तरफ, सुनिए जरा। अच्छा, अब आपको एक और चीज सुनवाते हैं जनाब। यहां पर देखे ना, हमने तो अपने कपड़े बेचने थे, वज़ीर आज़म साहब ने तो अपने कपड़े बेचने की बात की थी। जरा ये भी सुनवाए ना, जब वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। साहब पता नहीं आपने कपड़े बेचे कि नहीं बेचे, लेकिन अवाम के कपड़ा नहीं बचना अगर यही हालात रहे तो। अब मैं आपको बताता हूं कि वो उस अवाम को जो मजाक उड़ाएगा ना, उस अवाम का, किस अवाम का। अब मैं आपको वो अवाम दिखाता हूं जो आटे की लाइनों में लगी होती थी, जिसको ये मुंह चिढ़ाने के लिए दावतें की जाती हैं। दिखाइए जरा। इनके बारे में बहुत पहले हबीब जालिब ने कह दिया था। वैसे भी शहबाज शरीफ साहब हबीब जालिब को बड़ा कॉपी करते हैं, लेकिन हबीब जालिब ने इन्हीं के बारे में बहुत पहले कुछ कहा था। क्या कहा था मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि जो कहा था हबीब जालिब ने वो कैसे सच साबित हुआ। जरा सुनिए। मैं आपको बताता हूं शहबाज शरीफ साहब तकरीर किस तरह करते हैं। ये जो बात की थी अभी हबीब जालिब साहब ने, उसका मिज़दाक उस पर पूरे कैसे उतरते हैं शहबाज शरीफ साहब, ये सुनिए जरा। अफसोस की बात यह है शहबाज शरीफ साहब के जुगनू अपना रास्ता भूल गया सर, वो जुगनू आप है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है। इमरान खान हमला केस के पहले दिन से उलझी गुत्थी मजीद उलझ गई। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के लिए जो GIT बनाई गई थी, इसमें शामिल साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर अपनी रिटायरमेंट पर केस की फाइल भी साथ ले गए। उन्होंने नए GIT को केस की फाइल देने से इनकार कर दिया है। गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि चूंकि PTI रहनुमान डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत में एक रिट दायर है, जिसका फैसला होने तक वो फाइल नहीं दे सकते। नई GIT का कहना है कि वो गुलाम महमूद डोगर से 3 मरतबा फाइल मांग चुके हैं ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो फाइल देने से इनकार कर रहे हैं। जब इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, उसके फौरन बाद से कई ऐसे पुरस्कार वाकयात हुए हैं जिन्होंने ये केस पेचीदा बना दिया। सबसे पहले तो जिस शख्स ने फायरिंग की थी, वाकई के कुछ देर बाद पुलिस हिरासत से इस मुल्जिम का वीडियो बयान सामने आया। बयान में मुल्जिम ने कहा कि इसके तमाम कार्रवाई खुद की है और इसके साथ कोई और फर्द शामिल नहीं। बयान आने के बाद सवाल पैदा हुआ कि पुलिस हिरासत से इसका वीडियो बयान क्यों और कैसे जारी कर दिया गया और किसने जारी किया। मुल्जिम का यह कहना कि कार्रवाई करने में कोई और इसके साथ मुलव्विस नहीं था, इसको भी शक की नजर से देखा गया, क्योंकि इमरान खान ये बयान दे चुके थे कि बाकायदा मंसूबा बनाकर इन पर कातलाना हमला कराया गया। फिर यह बात सामने आई कि गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम नवीद की वीडियो RPO गुजरात के कमरे में रिकॉर्ड की गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि DPO गुजरात अपना मोबाइल फोन SHO के हवाले करते और SHO इस मोबाइल फोन से नवीद का एतराफी बयान रिकॉर्ड करते हैं और मोबाइल फोन DPO को वापस कर देते हैं। मुबैना वीडियो में बयान रिकॉर्ड कराते हुए मुल्जिम नजर नहीं आ रहा।
जिस रोज ये हमला किया गया इससे पहले ही एजाज चौधरी का एक बयान सामने आया। उन्होंने हमले से कबल रात के वक्त ही अहमद चट्टा को फोन पर बता दिया था कि वजीराबाद में इमरान खान पर हमला होगा। यह सवाल पैदा हुआ कि एजाज चौधरी को इस हमले का पहले से कैसे इल्म था, इमरान खान पर कितनी गोलियां बरसाई गईं और हमलावर कितने थे, इस पर भी कई मौक़िफ़ सामने आए। तहरीक इंसाफ ने कहा इमरान खान पर एक नहीं 3 अफराद ने फायरिंग की और यह भी कहा कि फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद को कत्ल करने के लिए भी एक शूटर भेजा गया था। इस शूटर की चलाई गोली से नवीद की बजाय मुअज्जम नामी शख्स जाम हक हो गया, जबकि हुकूमत कहती रही कि इमरान खान वजीराबाद हमले की कहानी उलझा रहे हैं। फिर गोलियां लगने के बाद इमरान खान को इमरजेंसी में करीब तरीन अस्पताल पहुंचाने के बजाय कई घंटे की मुसाफत पर लाहौर के शौकत खानम अस्पताल पहुंचाया गया। इस पर भी सवाल उठाए गए। जिस गोलियां लगी इसे करीबी सरकारी अस्पताल ले जाकर मेडिको लीगल कराया जाता है, यानी मुतासरा शख्स के अस्पताल पहुंचते ही मेडिको लीगल ऑफिसर देखता है कि वो किस हालत में अस्पताल लाया गया, जख्मों की क्या सूरत हाल थी, कौन से टेस्ट किए गए और इन टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या आई, एक्सरे कराया गया तो वो क्या बता रहा था, डॉक्टरों की राय क्या थी। मेडिको लीगल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट में ये तमाम बातें लिखता है और यही वो सरकारी कानूनी रिपोर्ट होती है जो अदालत में केस का अहम हिस्सा होती है। लेकिन इमरान खान को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बजाय, उनका मेडिको लीगल कराने के बजाय इन्हें शौकत खानम अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। FIR का भी फौरी तौर पर अंदराज न हो सका क्योंकि इमरान खान ये मुतालबा करते रहे कि FIR में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अस्करी अफसर को नामजद किया जाए। ये धमकी भी देते रहे कि अस्करी अफसर के साथ एक और फर्द भी कंट्रोल रूम में बैठकर इन्हें कत्ल करने के मंसूबे पर अमल होता देख रहा था। इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज न होने का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया। IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि इन्हें सूबाई हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने से रोका था। इस पर मुनिस इलाही की वजाहती ट्वीट आई थी कि पुलिस को पुलिस की मुद्दयत में पुलिस की मर्जी के FIR से रोका। ताहम बाद में उन्होंने इस मामले की एक और वजाहत भी पेश की। कत्ल की तहकीकात के लिए जो GIT बनाई गई वो भी मुश्किलात और तनाज़ात का शिकार होती रही। पहले वाक़े के तकरीबन एक हफ्ते बाद 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई। फिर 24 घंटे में ही इस टीम की तश्कील न की गई। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को इसका सरबराह बनाया गया। फिर GIT अरकान ने गुलाम महमूद डोगर पर एतराज़ात उठाए तो वो अरकान तब्दील किए गए। फिर वफाक की जानिब से गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल किया गया तो GIT का काम फिर रुक गया। इमरान खान की जानिब से यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि GIT रिपोर्ट में रद्दोबदल किया जा रहा है। इसके बाद हमला केस के मुद्दई SHO आमिर भी हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए और अब गुलाम महमूद डोगर केस की फाइल भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। PNN के नुमाइंदा खुसूसी शराज निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शराज साहब शुक्रिया आपका। शराज साहब ये क्या किया है डोगर साहब ने, कुछ समझ से बाहर है कि फाइलें साथ लेकर चले गए। अगर ऐसा किया है और किया है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, क्या ये फाइलें रिकवर हो पाएंगी, किस तरह हो पाएंगी? अली साहब, गुलाम महमूद डोगर ये पाकिस्तान की तारीख में पुलिस ऑफिसर है जिसने इतनी वायलेशन की है कि 6 बार एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रिपोर्ट करने का कहा, नहीं की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को वायलेट करते हुए परवेज इलाही जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है, उनके कहने पे वफाकी सर्विसेज ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त की गई कि 2 साल और 8 महीने मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज कर दीजिए ताकि मैं IG बन जाऊँ। अच्छा। वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद अपने महकमे के खिलाफ जो पहले GIT बनी राव सरदार जो उनको बनाया गया, वो डोगर की वजह से जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एतराज़ किया कि जी ये PTI के अगेंस्ट है और नून लीग प्रो है, वो हटा दिया गया। उसके बाद जो GIT बनी उसमें ये 6 लोग थे। एडिशनल IG खुरम शाह थे, एहसानुल्लाह चौहान, तारिक महबूब, नसीबुल्लाह, गुलाम महमूद डोगर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे एंटी करप्शन के अनवर शाह। अब इन 4 लोगों को ये कहा गया, अब ये देखें जो फाइल गायब हुई है उसमें लिखा गया रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में ये था कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी 3 जगह से फायरिंग हुई है, तो गुलाम महमूद डोगर ने ये लिखा कि जी एक छत के ऊपर से फायरिंग हुई है। अच्छा। जबकि बाकी जो 4 पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने लिखा कि उस छत पर पुलिस ऑफिसर मौजूद था। अच्छा। ड्यूटी पर। अच्छा। और जो वहां से एक सिक्का गुलाम महमूद डोगर साहब जाके बरामद करके लाए, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट में है कि ये 4 माह पुराना है और ये उसको जंग लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन डोगर साहब बजिद थे, बाकी 4 पुलिस अफसरान को ये कहते रहे कि आप मेरी बात को सेकंड करें। अच्छा। और ना करने पर उनको 4 बजे शाम को एक मैसेज जाता है कि कल आपकी इंक्वायरी होगी। अच्छा। क्योंकि आप लोग जो हैं वो GIT में मुतनाज़ा बन रहे हैं। अच्छा। तो दूसरे दिन 11 बजे उनको पेश होना था, जो वो नहीं हुए तो उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई और आज वो रिटायर्ड होने के बाद, वो चंद रोज कबल 22 तारीख को रिटायर्ड हो गए। अच्छा, ये क्या इस पे अब कोई कार्रवाई कर सकती है पुलिस? जिस तरह ये सरकारी जो एक रिकॉर्ड है ना, लेके चले गए। अगर कोई आम शख्स इस तरह की फाइल गायब करता है उस पर चोरी का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर करता है तो उस पर 155C पुलिस ऑर्डर के तहत चोरी का मुकदमा और साथ पुलिस ऑर्डर भी लगता है। अच्छा। लेकिन अभी तक लगा नहीं है। चूंकि अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फिर एतराज कर दिया है कि खुरम शाह जो GIT के सरबराह बनाए गए हैं, जो RPO रावलपिंडी हैं,
वो है जिन्होंने डोगर का साथ नहीं दिया था। अच्छा, तो उनको इसलिए हटाया लाख एतराज करते रहे। एक बंदा जो पुलिस सर्विस में अब नहीं है तो वो कैसे फाइल ले जा सकता है ना, वो तो मतलब जो मर्जी कह ले। वो वजीरेला के घर चला गया था शाबाश लेने, एक SHO जौहर टाउन को बुलवाकर मुकदमा दर्ज किया गया था 2 वफाकी वज़रा पे अपने घर बुलाकर। चल तो ये इस तरह तो फिर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज साहब आपका। प्रोग्राम नाज़रीन यहाँ पर खत्म हो जाता है, मुझे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।